आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम करेंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2018 गणित का पेपर। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे और फिर आने वाले दिनों में हम इसको और उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके लिए आपके लिए नई वीडियो लेके आएंगे। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 6 पार्ट है और हर पार्ट जो है एक एक नंबर का आता है। तो सबसे पहले आप पैटर्न चेक कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास एमसीक्यूज लेवल का होता है। उसमें मतलब 4 विकल्प होंगे आपके पास। उसमें से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके सही विकल्प को अपनी उत्तर पुस्तिका में पेपर में लिखना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए यहाँ पे यदि एक मैट्रिक्स आपको दी है जिसके एलिमेंट है 4 3 x 5 बराबर है एक दूसरी मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के बराबर जिसके एलिमेंट है y z 1 5, तो आपको निकालना है x माइनस वाई प्लस जेड का मान आपको निकालना है। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन इसको ध्यान से देखना है और इसको ध्यान से सॉल्व करना है। तो देखो, आपको निकालना क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करके आपने x और y और z के मान निकालने हैं। तो देखो, सबसे पहले देखना है कि ये वाली मैट्रिक्स आपको किस ऑर्डर की दिख रही है। तो देखो, ये ऑर्डर है इसका 2 × 2, ठीक है। और इसका भी क्या है 2 × 2। इसका मतलब आप डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। तुलना करेंगे तो आपको देखो, पहला एलिमेंट 4 है यहाँ पे पहली मैट्रिक्स का, और दूसरी मैट्रिक्स यानी कि जो दूसरा आव्यूह है उसमें पहला एलिमेंट y है। तो जब सेम ऑर्डर की होती है, सेम कोटि की होती है दोनों मैट्रिक्स, और बीच में बराबर का निशान लगा रखा है जैसे आपको दिख रहा है, तो आप सीधा सीधा कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो y का मान क्या आ जाएगा आपके पास, y का बराबर आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। यहाँ से देखिए, दूसरा एलिमेंट 3 है, z यहाँ पे दूसरे एलिमेंट है दूसरे वाली मैट्रिक्स में, तो 3 बराबर क्या होगा z, यानी कि z बराबर क्या आ जाएगा 3। तुलना कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा एलिमेंट z है इसका, तो इसका एलिमेंट है 3। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो x इक्वल टू, प्यारे बच्चों, आपके पास आ जाएगा 1। आपने क्या करना है, x y और z के मान इस समीकरण में रखना है और देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास है x माइनस वाई प्लस जेड। तो x का मान कितना है आपके पास 1, y का मान कितना है 4, और z का मान कितना है 3। तो देखिए, यहाँ पे 3 1 4, और 4 में से 4 गए कितना हो जाएगा 0। तो आपको मिला आंसर 0। तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन यही सही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही खा की और। यहाँ पे लिखा है कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान निकालना है, तो उसको सबसे पहले y के बराबर लिख लेते हैं। तो y बराबर क्या लिख लेते हैं हम, सेक इनवर्स 2/√3। सबसे पहले क्या लिखते हैं, y बराबर सेक इनवर्स रूट जो है वाला फंक्शन, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया कि सेक वाई यानी कि सेक इनवर्स को हम इधर लाएंगे, तो सेक वाई बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। अब ये देखना होता है यहाँ पे कि ये सेक की कौन सी वैल्यू होती है, यानी 2/√3 सेक की कौन सी वैल्यू, यानी कि सेक 30 है, सेक 45 है, सेक 60 है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो अगर आपको टेबल से मैं आपको बता दूँ कि ये सेक 30 के बराबर होता है, ठीक है, सेक 30 के बराबर होता है। लेकिन अगर आपको कभी भी समझ में ना आए या कभी भी टेबल याद ना आए, तो इस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो। सेक को बदल दोगे आप किस में, कॉस में। तो इसको लिख सकते हो आप 1/cos कॉस वाई लिख लोगे, ठीक है, 1/cos वाई। तो 1/cos वाई बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। बात समझ में आई, 2/√3। तो इसका मतलब cos वाई बराबर क्या हो जाएगा, cos वाई बराबर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा आपका। तो ये आप देखेंगे ये कौन सी वैल्यू होती है cos की, cos 30 की होती है, यानी कि π/6। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि y बराबर क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, π/6 मिलेगा। क्या मिलेगा, π/6। अब आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहाँ तक होगी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो मुख्य मान है cos का, वो कहाँ से कहाँ तक होता है आपका, 0 से लेकर पाई तक। कहाँ तक होता है, 0 से लेकर पाई तक। तो आप देखेंगे कि π/6 0 से लेकर पाई के बीच आता है। पाई मतलब 180, क्या 0 और 180 के बीच ये π/6 होता है। π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, यस होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, π/6 होगी। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, ये फोर्थ वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी गा पार्ट यानी सी पार्ट। यदि x माइनस वाई बराबर पाई हो, ठीक है, तो dy/dx का मान ज्ञात करो। तो आपको dy/dx यानी कि इस इक्वेशन का आपने क्या करना है,
डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष। तो कर लीजिए आप एक्स के सापेक्ष। भाई आपके पास क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर क्या, आपके पास पाई है। तो यहाँ पे करोगे आप डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ पाई। तो आपको पता होगा बच्चों कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, ये तो 1 हो जाएगा। और माइनस ये क्या होगा, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। और डी वाई डी एक्स ऑफ पाई क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये इधर आ जाएगा तो इसका मतलब 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये इधर आएगा तो 1 बराबर हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आपको निकालना था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा आपका 1, यानी कि ये आपका बी पार्ट इसका सही होगा। अगला हम चलते हैं अगले पार्ट में, घा पार्ट में, कि यहाँ पे लिख रहा है जैसे आपको दिख रहा है कि x बराबर 2 पर वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स की स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन है कि प्रवणता यानी कि ढाल ज्ञात करो। ठीक है, समझ में, टेंजेंट लाइन की क्या करनी है आपने, स्लोप ज्ञात करना है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। भाई प्रवणता को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। तो m बराबर क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका मतलब y तो आपका ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए आप x के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो आपको पता है कि एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, और डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होगा आपका 1। ठीक है, और कितने पे करना है चेक, x बराबर 2 पे, यानी कि हम लिखेंगे इसे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, यानी कि x की जगह में आप 2 रख लेंगे जब डिफ्रेंशिएशन कर लोगे। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 की घात 2 माइनस 1। तो ये होगा बच्चों 3 गुणा 2 दूना 4 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा आपका 12 माइनस 1 यानी कि 11। 12 में से 1 गया 11, तो 11 आंसर यानी आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अवकल समीकरण, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अवकल समीकरण डी वाई स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 की कोटि ज्ञात करनी है। कोटि मतलब होता है कि कोई जो है, जो कोई फलन जो है कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रखा है, कितनी बार अवकलन उसका हो रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार हो रखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। तो इसकी जितनी बार डिफ्रेंशिएशन होता है वो उसकी ऑर्डर यानी कोटि कहलाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि 2। ठीक है, अगला हम चलते हैं अगले पार्ट पे, चा पार्ट पे। वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि बिंदु दे रखे आपको, ए बराबर उसके निर्देशांक है 2, 3, -4 तथा बी बराबर है 1, -2, 3 को मिलाने वाली रेखा के दिक अनुपात यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। आपको डायरेक्शन रेशियोज ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डी आर कैसे निकलते हैं। डी आर निकलता है आपका पहला डी आर, आपको पता है डी आर को हम ए बी और सी से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, ए बी सी से निरूपित करते हैं डी आर को। तो डी आर का पहला जो ए निकलेगा आपका x2 माइनस x1, ये निकलेगा y2 माइनस y1, और ये निकलेगा z2 माइनस z1। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको पता है ये x1 मान लेते हैं, x1 y1 z1, और ये मान लेते हैं x2 y2 z2। तो 2 में से एक, x2 में से x1 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 2 यानी -1। अब यहाँ पे हो जाएगा -2 में से -3 को घटाना है तो ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 3 माइनस का प्लस हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो -1 -5 और 7, आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आपका सही होगा, -1 -5 और 7। तो यही आपका उत्तर सही होगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास। ये मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया, उसके 6 पार्ट थे, आपके 6 नंबर फिक्स हो चुके हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वो बोल रहा आपसे यहाँ पे कि यदि एफ ऑफ एक्स मतलब सॉरी कि एक फंक्शन है, ठीक है, उसकी मैपिंग क्या है आपकी, उसकी मैपिंग है एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है। ठीक है, एक कोई फंक्शन है एफ फलन, तथा दूसरा फंक्शन है आपके पास जी, उसकी मैपिंग है आर टू आर यानी रियल टू रियल है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और जी एक्स इक्वल टू दे रखा 3x स्क्वायर। तो आपको गॉफ निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे फलनों का संयोजन यानी कि कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस हमने करना है। तो जी ओ एफ निकालना है, गॉफ ये ओ मतलब ऑपरेशन होता है। तो गॉफ निकालने का तरीका होता है कि अगर गॉफ निकालना है तो आप यहाँ पे एक्स लगा सकते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसे। ठीक है, गॉफ निकालना मुझे, तो यहाँ देखिए आप इसको ओ को हटा सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कि जी एफ ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे अगर जी था, यहाँ पे देखो जी एक्स था तो तब फलन की वैल्यू एक्स में आई। अगर जी के साथ एफ एक्स आ जाएगा तो इसका मतलब फलन की वैल्यू किस में आएगी, आप देखेंगे फलन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, देखो यहाँ पे अगर एक्स आ तो 3x स्क्वायर आया। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह में एफ एक्स रख दूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3f(x) का होल स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, और जी बाहर से चल ही रहा है। ठीक है, समझ में बात आई।
तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपको दो फलन गिवन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपको गिवन है। आपको उन दोनों फलनों का संयोजन बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस हमने करना है, यानी गॉफ निकालना है। तो गॉफ का जो फॉर्मूला होगा वो डायरेक्ट होगा कि आप जी ओ एफ यहाँ पे एक्स लगा लीजिए और इसको ओ माने ऑपरेशन को हटा के आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि जी एफ एक्स। अब आप ये देखिएगा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है भाई। एफ एक्स की वैल्यू हम जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे तो कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका जी कॉस एक्स हो जाएगा। बात समझ में? देखो एफ एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख ली, बात समझ में? अब यहाँ पे जी कॉस एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब जी एक्स था तो 3x² आया, तो जब जी कॉस यानी कि एक्स की जगह में आप कॉस रख लीजिए। मैं जब एक्स था तो 3x² आया, और जब मैं एक्स की जगह में क्या रख दूँ, कॉस एक्स रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 cos एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 cos² एक्स। तो यही आपका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कि फलन का एक्स के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास एक फलन है जिसका आपने समाकलन ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि हम उसको समाकलन को लिखते कैसे भाई। समाकलन को हम आई के इक्वल लिख देंगे और समाकलन का साइन लगा लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे और इसे लिखेंगे, फंक्शन को लिख लेंगे ज्यों का त्यों। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको पता है कि समाकलन करने के आपके पास 3 मेथड बेसिकली हमने सीखे हैं इंटरमीडिएट में। ठीक है, कौन कौन से? प्रत्यास्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था आपके पास आंशिक भिन्न द्वारा यानी पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा था खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आपको पता है यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि मैं क्या करूँगा, टेन इनवर्स एक्स को मैं क्या ले लूँगा, टी ले लूँगा। क्यों लूँगा? ताकि इससे फंक्शन क्या हो जाए, छोटा हो जाए। जब जिसको हम टी लेते हैं उसका आपको पता है डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पे करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी टी बटे डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स मैंने ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लिया है। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पे टेन इनवर्स की जगह में तो मैं क्या रख दूंगा, टी रख दूंगा, और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, डी टी आया। तो आपने देखा कि कितना फंक्शन छोटा हो चुका है। इसका क्या होता है फिर, टी स्क्वायर जितनी पावर है उसमें एक जोड़ते हैं बाई 2 प्लस सी। तो यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 10 की जगह में, टी की जगह में टेन इनवर्स रख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये वेक्टर से आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि सदिश ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k और बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 2k, तो a डॉट बी, ठीक है, हमें क्या निकालना है, a डॉट बी का मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होगा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। आपको ये पता होगा कि i इंटू आई यानी i डॉट आई बराबर क्या होता है 1, जे डॉट जे बराबर क्या होता है 1, के डॉट के बराबर क्या होता है 1। ठीक है, और आई डॉट जे अगर मैं चेंज कर लूँ, आई डॉट जे बराबर क्या होगा 0, जे डॉट के बराबर क्या होगा 0, आई डॉट के बराबर क्या होगा 0 होता है। तो सिंपल सा है कि आई वालों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जे वालों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, के वालों को मल्टीप्लाई कर, तो 2 और यहाँ पे क्या है आई के साथ 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 2। फिर जे के करेंगे तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा आपका प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि इसके आगे 1 है, कुछ नहीं तो 1 ही होगा, प्लस 2 और 2 2 जा 4। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 और 2 6 और 2 8, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, निर्देशांकों के साथ यानी कोऑर्डिनेटर के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा के दिक कोसाइन यानी डीसीज ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन आपको ज्ञात करने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बोल रहा आपसे कि ये मैं यहाँ पे फिगर बना के दिखा देता हूँ आपको। ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये क्या है आपका जेड। एक लाइन जा रही है, ये मूल बिंदु हुआ, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0 0, 3D है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट मान लिया P, तो एक लाइन है आपके पास OP, तो ये एक्स के साथ क्या बना रही है, बोला समान कोण बना रहे, क्या बना रहे हैं समान कोण, यानी कि ये कोण बनाया इसने अल्फा किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और इसी लाइन ने यानी OP लाइन ने वाई एक्सिस के साथ कितना बनाया। वैसे तो कायदे से दूसरा एंगल बनाना चाहता, लेकिन यहाँ पे क्या समान कोण लिखा है तो हम ये लिखेंगे इसे, इसको भी हम क्या लिखेंगे अल्फा, और इस OP ने ही जेड के साथ भी क्या बना दिया अल्फा। बात समझ में, क्योंकि उसने कहा है निर्देशांकों के साथ समान कोण, निर्देशांकों के साथ समान कोण बना रहा है। ठीक है, बात समझ में। तो समान कोण क्या क्या होंगे भाई, अल्फा अल्फा अल्फा। तो उनके दिक कोसाइन ज्ञात करो। दिक कोसाइन का मतलब होता है कॉस अल्फा आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होना था, लेकिन आपने कॉस अल्फा यहाँ पे निकालना है बच्चों। तो कॉस अल्फा कैसे निकलेगा, आपको पता है कि एक रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अगर अलग अलग कोण होते हैं तो क्या होता है कॉस स्क्वायर गामा, ये आपने सुना होगा जब पढ़ा होगा चैप्टर। ठीक है, फुल चैप्टर जब पढ़ा होगा।
तो ये जब हमारे पास, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा बराबर कॉस अल्फा, तीनों ही कोण क्या है, समान है, क्योंकि उसने खुद ही बोला कि समान कोण है। तो भाई आप कॉस बीटा की जगह में कॉस अल्फा रखेंगे, कॉस गामा की जगह में भी कॉस अल्फा रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अपनी जगह में रहेगा। इसकी जगह में भी आप कॉस स्क्वायर अल्फा रख देंगे, इसकी जगह में भी आप कॉस स्क्वायर अल्फा रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 1। तो आपको तो निकालना क्या है, कॉस अल्फा निकालना है ना आपने, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर पहले क्या होगा 1/3, क्योंकि 3 तो नीचे चले जाएगा। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका √1/3। तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 1/√3, ठीक है। तो यानी कि कॉस अल्फा का मान क्या है आपके पास 1/√3। अब तीनों ही कॉस अल्फा है, तो इसका मतलब तीनों का मान सेम होगा। तो आपने देखा कि वो समान कोण बनाने पर जो है उनके दिक् अनुपात, दिक् कोसाइंस ये होंगे, यानी डीसीज ये होंगे। कॉस अल्फा 1/√3, दूसरा कॉस अल्फा निकलेगा वो भी 1/√3, क्योंकि तीनों का मान ही समान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे सारणिक है, ध्यान देना, गलती मत करना। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था ऐसे तुलना मत कर देना, ठीक है। कि ऐसे नहीं कि x बराबर 4 हो गए, ऐसा नहीं होगा। ये वो आब्यू था पहला वाले क्वेश्चन में, और ये छठवां क्वेश्चन क्या आपका 2 नंबर का है, ये आपके पास सारणिक है, यानी कि डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ऐसे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो करो जरा, 3 गुणा 1 यानी 3, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3 एकम 3, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब x वाले एक तरफ, अंक वाले एक तरफ। तो देखो ये हो जाएगा 3 - x स्क्वायर, पहले यहाँ 3 में से 8 गया तो ये हो जाएगा आपका -5, और क्या हो जाएगा, इसको इधर ला लीजिए आप, -5 को इधर लाएंगे तो +5 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2, यानी कि हो जाएगा ±2√2। तो x का मान आपका आ चुका है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं आज का अगले क्वेश्चन की ओर, 7वां। वो बोल रहा है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये भी, कि यदि x बराबर 80² और y बराबर 280 है तो dy/dx ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है आपको, ठीक है, t के रूप में दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि फंक्शन x = t के फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे dx/dt निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो करो जरा, ये तो कांस्टेंट है, और t² क्या होगा 2t हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और dy/dt तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 हो जाएगा। जैसे dy/dx क्या होता है 1 होता है। बात समझ में है आपकी। अब आपको निकालना क्या है dy/dx, जबकि हमने क्या निकाला dx/dt निकाल रखा है और dy/dt निकाल रखा है। तो dy/dx बराबर होगा आपका dy/dt इंटू dt/dx। क्यों, क्योंकि dt से dt कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा dy/dx से तो बचेगा dy/dx, लेकिन हमें कैंसिल आउट नहीं करना है। तो dy/dt कितना आपके पास, dy/dt है 2a इंटू dt/dx, उल्टा कर दो dt/dx, तो उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1/280। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा 1/t, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आज का हम पढ़ते हैं बच्चों अंतिम क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। 8वां क्वेश्चन है आपके पास कि x के सापेक्ष a⁴x का अवकलन ज्ञात कीजिए, जहां a जो है एक धन अचर है। बात समझ में। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन होगा हम करेंगे y बराबर लिख लेते हैं, माना y बराबर है फलान, y बराबर a⁴x। अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष कर लो भैया, अवकलन कर लीजिए, आपने सीखा होगा जब स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। तो dy/dx करेंगे, तो यहाँ पे भी हम dy/dx ऑफ a⁴x, और आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला a⁴x का क्या होता है, a⁴x log e बेस a, सॉरी a⁴x log a बेस e, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का जो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर मैंने सिर्फ 1 से लेकर 8 तक के करीब 16 मार्क्स का आपका कवर किया। नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे आगे क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू सो मच।